नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी में। मैं मृगांक आपको सॉल्व करवा रहा हूँ लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स और आज बात करेंगे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पे। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में आपको सॉल्व करवा रहा हूँ एनडीए 2017 जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसका। सबसे पहले डायरेक्शंस को पढ़ लीजिए। इन दिस सेक्शन लुक एट द अंडरलाइन पार्ट ऑफ each sentence. Below each sentence are given 3 possible substitutions for the underlined part. यहाँ पे हमें एक सेंटेंस दिया रहेगा और सेंटेंस का कुछ पार्ट अंडरलाइन किया रहेगा और उस अंडरलाइन पार्ट के हमें कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। If one of them A, B or C is better than the underlined part, indicate your response on the answer sheet against the corresponding letter A, B or C. अगर आपको अंडरलाइन पार्ट से बेटर ए बी सी में से कोई ऑप्शन मिलता है तो उसको आप एज आंसर मार्क कर सकते हैं। इफ नन ऑफ द सब्स्टिट्यूशंस इम्प्रूव्स द सेंटेंस इंडिकेट डी एज योर रेस्पॉन्स ऑन द आंसर शीट। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर आपको लगता है कि ए बी और सी में से कोई भी ऑप्शन अंडरलाइन पार्ट से बेटर नहीं है तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा, जिसको हम लोग नो इम्प्रूवमेंट बोलते हैं। दस अ नो इम्प्रूवमेंट रेस्पॉन्स विल बी सिग्निफाइड बाय द लेटर डी और डी से हमेशा हमें नो इम्प्रूवमेंट के बारे में पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। आई डिसलाइक्ड हिम, मैं उसे नापसंद करता था। नॉट सो मच फॉर हिज मीननेस बट फॉर हिज डिसऑनेस्टी, कि मैं उसे उतना नापसंद नहीं करता था उसके घटियापन के लिए जितना नापसंद करता था उसकी बेईमानी के लिए। तो ये सेंटेंस था। तो डिसऑनेस्टी मतलब बेईमानी, मीननेस मतलब घटियापन। तो यहाँ पे बट फॉर आपका अंडरलाइन पार्ट है। तो देखते हैं कि ये सही है या इसको चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए बट फॉर जो है ये रीज़न के लिए आता है, लेकिन ये फ्रेज जो है यहाँ पे यूजफुल नहीं है तो नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा। बट ड्यू टू, देखिए बट भी रीज़न बता रहा है, ड्यू टू भी रीज़न बता रहा है, तो दोनों एक साथ यूज़ करना पॉसिबल नहीं है। बट बिकॉज के साथ भी यही प्रॉब्लम है, दोनों कंजंक्शंस एक साथ पॉसिबल नहीं है। एज फॉर होगा क्योंकि सो का कॉम्बिनेशन भी बनता है, सो एज। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एज फॉर। I disliked him not so much for his meanness as for his dishonesty, कि उसके घटियापन के कारण नहीं बल्कि उसकी बेईमानी के कारण ज़्यादा उसको नापसंद करता था। आगे देखिए। He preferred death, ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एडजेक्टिव चैप्टर का, पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था। प्रेफर एक लैटिन एडजेक्टिव है एंड लैटिन एडजेक्टिव इज ऑलवेज फॉलोड बाई टू ड्यूरिंग कंपैरिजंस एंड नॉट बाई देन। प्रेफर एक लैटिन एडजेक्टिव है जिसको जब भी हम लोग कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं हम टू का प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग नहीं करते। तो रेदर देन गलत हो जाएगा, टू सही होगा। दैट्स वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फोर नहीं होगा, देन नहीं होगा और नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए। दे केप्ट द आइडिया, उन्होंने अपने विचार को रखा। कैसा? गुप्त यानी कि सीक्रेट। तो सेंटेंस खत्म हो रहा है ऑब्जेक्ट पे, तो ऑब्जेक्ट चाहिए, आपने खत्म कर दिया एडवर्ब पे क्योंकि एलवाई लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये गलत हुआ। सीक्रेट बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सीक्रेटिव एडजेक्टिव है तो यहाँ पे कोई नाउन तो लगा नहीं है कि उसको क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, तो ये नहीं होगा। ये भी एक एडवर्ब फॉर्म है, नो इम्प्रूवमेंट हो नहीं सकता। सो देयरफॉर बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। ही ऑट नॉट टू टेल मी योर सीक्रेट बट ही डिड। सेंटेंस का मीनिंग ये है कि उसे मुझे तुम्हारा रहस्य नहीं बताना चाहिए था लेकिन उसने ऐसा कर दिया, बता दिया। तो यहाँ पे देखिए डिड लगा हुआ है, तो डिड सेकंड फॉर्म है, पहले भी आपको बता चुका हूँ। सेकंड फॉर्म हम लोग कौन से टेंस में यूज करते हैं? पास्ट सिंपल में। तो पूरा क्लॉज जो है पास्ट का है, तो टेल तो प्रेजेंट फॉर्म का वर्ब है, तो ये तो हो नहीं सकता, तो नो इम्प्रूवमेंट पिक्चर से बाहर। हैविंग टोल्ड बनेगा नहीं। अब यहाँ पे टेलिंग और हैव टोल्ड ये दो हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो टेलिंग चला गया।
हैव टोल्ड इसलिए क्योंकि पास्ट की बात है, तो उससे पहले ही सीक्रेट वाली बात हुई है, तो रीसेंट पास्ट, और रीसेंट पास्ट के लिए कौन सा टेंस यूज किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट। रीसेंट पास्ट के लिए कौन सा टेंस यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। तो हैव टोल्ड विल बी आवर करेक्ट आंसर। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, अगर मुझे किसी शब्द का अर्थ नहीं पता होता है, आई लुक इट आफ्टर इन द डिक्शनरी, तो मैं उसे डिक्शनरी में देखता हूं या सर्च करता हूं या खोजता हूं। तो लुक इट आफ्टर, दिस इज इनकरेक्ट फ्रेज, तो नो इंप्रूवमेंट चला गया। लुक इट अप, दिस इज द करेक्ट फ्रेज, और इस फ्रेज का मतलब होता है टू सर्च, खोज करना या देखना, तो डिक्शनरी में उसका मीनिंग देखता हूं, तो लुक इट अप। लुक इट फॉर, लुक इट आउट दोनों गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्टर एंड मिसेस राव स्टे इन देयर होम एवरी इवनिंग, कि मिस्टर और मिसेस राव हर शाम अपने घर में होते हैं या रुकते हैं। देखिए होम एक रेजिडेंशियल प्लेस है, और उससे पहले हम हमेशा एट प्रेपोजिशन, किसी भी रेजिडेंशियल प्लेस से पहले या रहने के स्थान से पहले हमेशा एट प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। तो इन देयर होम नहीं होगा, तो यहाँ पे एट होम विल बी करेक्ट आंसर, तो नो इंप्रूवमेंट नहीं है। विद इन देयर होम, घर के अंदर, तो एट होम, होम इनसाइड खुद ही बता देगा, इनबिल्ट मीनिंग है कि घर के अंदर ही रहेगा, तो विद इन होम और इनसाइड होम दोनों भी गलत होंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वी सॉ हिम लास्ट, जब हमने आखिरी बार उसे देखा था, ही रैन टू कैच अ बस। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझिए। जब भी हम लोग पास्ट के दो पैरेलल एक्शंस की बात करते हैं, कैसे एक्शंस की बात करते हैं? पैरेलल एक्शंस की बात करते हैं, तो शॉर्टर ड्यूरेशन का एक्शन हमेशा पास्ट सिंपल में लिखा जाता है। ये काफ़ी मैं आपसे ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा पास्ट के दो एक्शन अगर पैरेलल हों, मतलब एक साथ हों, समांतर हों, तो पहला एक्शन यानी कि जो शॉर्टर ड्यूरेशन का एक्शन है, छोटा एक्शन जो है वो पास्ट सिंपल में लिखा जाता है, और लॉन्गर ड्यूरेशन का एक्शन जो होता है, जो लंबे समय की अवधि में चल रहा है, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखा जाता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे देखिए, ही रैन टू कैच अ ट्रेन, की जब आखिरी बार देखा तो बस पकड़ने के लिए दौड़ रहा था, तो देखने का एक्शन शॉर्टर ड्यूरेशन, तो पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। बस को दौड़कर पकड़ना इज अ लॉन्गर ड्यूरेशन एक्शन, सो देयरफॉर यू हैव टू यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, शी कट अ सैड फिगर इन हर फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। अब देखिए यहाँ पे सीधा सीधा ईडीएम पूछ लिया, तो जैसा कि मैं आपसे कहता आया हूँ, वोकैब इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन इंग्लिश लैंग्वेज। आपको वोकैब मजबूत करनी ही पड़ेगी। डेली एडिटोरियल सीरीज़ में हम लोग न्यूज़पेपर के थ्रू सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, तो आप उन वीडियोस को देखिए और अपनी वोकैब को इम्प्रूव कीजिए। देखिए यहाँ पे ये बोलना चाहता है कि शी डैश इन हर फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज कट अ सैड फिगर। ये बोलना चाहता है बेसिकली कि उसने अपनी पहली परफॉर्मेंस, जो स्टेज पे उसकी पहली परफॉर्मेंस हुई थी, उसमें वो नाकाम हुई, असफल हुई, उसने एक ख़राब परफॉर्मेंस दी। तो जो करेक्ट ईडीएम है वो है कट अ सॉरी फिगर। क्या ईडीएम है? कट अ सॉरी फिगर। इसका मतलब होता है टू फेल, असफल हो जाना। यू कैन ऑल्सो से टू डिसअपॉइंट। तो यहाँ पे सीधा सीधा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। तो अगर वोकैब याद होती है तो चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट इवनिंग आई वेंट टू द ऑप्टिशियन एंड बॉट स्पेक्टिकल्स। पिछली शाम मैं ऑप्टिशियन के पास गया और मैंने चश्मा खरीदा। स्पेक्टिकल्स की बात हो रही है। तो देखिए नाउन चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ। स्पेक्टिकल्स जो है उसको एक स्पेक्टिकल अगर आपको लिखना है तो एक जोड़ी, यानी वो एक जोड़ी स्पेक्टिकल्स लिखा जाता है बेसिकली इंग्लिश में। तो करेक्ट फॉर्म होता है अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। सो देयरफॉर सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। सीधा स्पेक्टिकल्स लिखना गलत होगा। इसी तरीके से अगर आप एक जोड़ी चप्पल की बात कर रहे हैं तो आप लिखेंगे अ पेयर ऑफ स्लीपर्स। आपने लिखा अ पेयर ऑफ
बाइनोक्यूलर्स, दूरबीन को बोलते हैं, इस तरीके से चलता है। अगर यहाँ पे 2 चश्मे की बात हो रही थी तो अगर एग्जामिनर लिख के देता 2 स्पेक्टिकल्स तो ये लिखना भी गलत होता। क्या लिखना पड़ता? जी हाँ, सही बोल रहे हैं आप, 2 पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। तो अगर जुड़े रहेंगे तो ऐसे जबरदस्त कॉन्सेप्ट सीखते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई वुड लाइक टू अवेल अ 15 days हॉलीडे दिस समर। वाक्य का अर्थ है कि मैं इस समर, इस गर्मी में 15 दिन की छुट्टियां लेना चाहूँगा, इंजॉय करना चाहूँगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है प्रोनाउन चैप्टर का। अवेल जो है इस वर्ब के साथ फिक्स है। क्या फिक्स है? हमेशा क्या यूज़ करना पड़ता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भाई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है? तो माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इस तरीके के जो प्रोनाउंस है इनको हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो अवेल एक ऐसा वर्ब है, इसके साथ कंपलसरी रिफ्लेक्सिव लगता है। तो ए चला गया, अवेल के साथ यहाँ लगाया नहीं तो नो इम्प्रूवमेंट चला गया। अब बी और सी में से तो टू अवेल माई सेल्फ ऑफ नहीं होगा। आई वुड लाइक टू अवेल माई सेल्फ अ 15 days हॉलीडे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए सॉरी मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया। टू अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ अवेल के साथ फिक्स है कि एक प्रेपोजिशन ऑफ भी लगता है। जी हाँ, तो अवेल ऑफ, तो ये करेक्ट होगा। तो अवेल माई सेल्फ ऑफ यानी कि बी ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। तो दिस इज द बेस्ट अप्रोच टू लर्न सेंटेंस इंप्रूवमेंट। जुड़े रहिए, सीखते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।